जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं 7 जनवरी के सेट सॉल्यूशन में। आपका पहला प्रश्न शुरू होता है क्वेश्चन संख्या 71 से। ठीक है, तो आप अपना सेट अपने सामने रखिए और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 9.4/5 में से 6.3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा करें, अंतिम उत्तर का 1 गुना क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि आपको जो संख्या दिया हुआ है 9.4/5 और उसमें से घटाना है कितना 6.3/4 और फिर उसमें क्या करना है 220 से गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद फिर 1 गुना का है तो वही 1 गुना यहाँ पर लिख दिया आपने। ठीक है, ओवरऑल इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 671, जैसा कि मैंने कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 72 की तरफ। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, कुल 5 संख्या है और पांचों संख्याओं का योग कितना है 270, तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए आप अगर ओरली करना चाहें तो आपको पता है कि पहली संख्या x, ठीक है, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3 और पांचवी x+4, तो आप ओरली जोड़ लेंगे 1 2 3 3 6 और 4 10। ठीक है, और इधर हो जाएगा 5x, तो 5x + 10। इसके बाद क्या करेंगे कि आप 10 को 270 से घटा देंगे, आपका आ जाएगा 260 और फिर जब 260 में यहाँ पे 5 से भाग मारिएगा तो कितना आ जाएगा x = 52, यानी पहली संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 52। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि दूसरी और पांचवी संख्या का सम कितना होगा, तो पहली अगर 52 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 53 और पांचवी कितनी हो जाएगी 56। ठीक है, तो इसको अगर जोड़िएगा तो आएगा 109। ठीक है, और 109 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। तो प्रश्न संख्या 73 है कि रूट के अंदर आपका 9216 और 12544 है। ठीक है, इसको अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें लगता है कि आपको वर्गमूल आता होगा और मैंने आपको पहले के क्लासेस में वर्गमूल निकालना सिखाया भी है। तो वहां से अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 9216 का वर्गमूल होगा 96 और 1544 का वर्गमूल होगा 112। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर के करीब पहुंचेंगे, आंसर होगा आपका 208। वैसे भी अगर इसको देखना चाहें तो इसमें 2 ही ऑप्शन है जिनके किनारे 8 है। ठीक, तो आप 2 ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी इसको आप अपना वर्गमूल निकाल करके बना सकते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 74 की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 74 जो दिया हुआ है इसमें प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। ये कंपनी ने एक वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तु बनाए तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तु बनाई, अगले 9 माह में कितनी वस्तु बनाएगा। तो 4000 वस्तु घटा देंगे तो 375 आना चाहिए इसका। ठीक है, कितना 375, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई डेटा दिया ही नहीं है। ठीक है, और अगले 9 माह में कितनी वस्तु प्रति माह बनाई, तो अगर ये भी कहे तो कितनी वस्तु प्रति माह बनाई, तो 375 में 9 से हम भाग दे देते। ठीक है, और इतनी वस्तु हो जाएगी प्रति माह, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है। आपके ऑप्शन में डेटा दिया हुआ है 4500, 4600, 4680 और 4710, तो इससे पता चलता है कि कोई ना कोई डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 74 में आपके कोई ना कोई डेटा मिसिंग है। और ठीक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले प्रश्न संख्या 76 भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 76 में सिर्फ इतना दिया हुआ है 1 1 1 1 और ऐसे ब्रैकेट करके पूछा गया इसका मान क्या होगा। तो ना इसको बाइनरी टाइप से दिया गया ना डेसिमल टाइप से दिया गया। ठीक, तो ये भी प्रश्न मेरे ख्याल से ये क्या है अधूरा है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 दिया होता है, ठीक, तो पता चलता कि बाइनरी बनाने के लिए कह रहा है, डेसिमल बनाने के लिए कह रहा है, हेक्सागोनल बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी प्रश्न क्या है अधूरा है। अगला प्रश्न 75 की तरफ बढ़िए और क्वेश्चन संख्या 75 है कि 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहले 3 प्राकृत संख्याओं का योग 27 है। ठीक है, कितना है 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब एक बात बताइए आप कि आपके पास दिया हुआ है 6 कुल प्राकृत क्रमागत संख्या, तो पहला प्राकृत संख्या हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा x+2। ठीक, इसी तरीके से छठा क्या होगा x+6। शुरू के 3 को कितना दिया हुआ है, तो शुरू के 3 की वैल्यू दी हुई है 27। कितनी दी हुई है 27, यही मैंने यहाँ पे 27 लिख दिया। ठीक है, और बाकी के 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात बताइए
3 का वैल्यू 27 दिया हुआ है, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर 27 दिया हुआ है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि x प्लस 1 और x प्लस 2, तो यहां से आ जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 27। कितना? 27। ठीक है, तो यहां से 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3x बराबर 27 माइनस 3 यानी 24 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और देखिए यही 8 मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया। तो x हो गया 8, x प्लस 1 हो गया 9, x प्लस 2 हो गया 10। उसी तरीके से x प्लस 3 हो जाएगा 11, x प्लस 4 हो जाएगा 12 और x प्लस 5 हो जाएगा 13। तो टोटल इन तीनों संख्याओं का सम कितना हो जा रहा है? 36। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 76 जो है वो क्या है? अधूरा है, तो 77 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 77 देखिए। अगला प्रश्न है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु के ए के 1/3। फिर से इस प्रश्न को देखिएगा, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? ये आपसे पूछा हुआ। अब एक बात यहां से अपने तरीके से ध्यान देते हुए चलेंगे। प्रश्न में क्या कहा है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। क्या कहा है? ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर बी की उम्र x वर्ष है तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने पे क्या बोला? परंतु बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है। तो बी की आधी आयु यानी बी की आयु कितनी थी? x, उसकी आधी आयु कितनी हो जाएगी? x/2। वो कह रहा है कि ए के, अब ए की आयु कितनी है? x प्लस 16, तो x प्लस 16 के कितने? 1/3 के बराबर है। किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। क्लियर है? तो अब यहां से एक बात बताइए कि आप कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। बिल्कुल निकल सकता है। ठीक, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना? 32। और हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? किसके? a और b के। तो a और b के वर्तमान आयु का योग, तो यहां से x जो है वो b की आयु है और a की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 16 यानी 48। तो इन दोनों के आयु का योग आपको कितना हो जाएगा? 80 वर्ष। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 80 वर्ष। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 78 की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि √2 और क्यूब √3 में से कौन सा बड़ा है? तो इस तरीके का प्रश्न देखिए आप कैसे बनाएगा, मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका होगा कि आप इस प्रश्न को √2 को 2.1/2 लिखते हैं आप, और क्यूब रूट को घन के पावर 1/3 लिखते हैं आप। ठीक, तो उसी तरीके से मैं यहां लिखने का मतलब ये था कि आप एक बात समझिए, जब भी आपको रूट दिया हुआ हो तो यहां कुछ नहीं है तो 2 छिपा हुआ है, और नहीं तो क्यूब रूट देगा तो यहां 3 देगा, अगर 4 वाला देगा तो 4 देगा, 5 वाला देगा तो 5 देगा। ठीक, तो 2 वाले केस में 2 नहीं देता, तो आप ये समझेंगे कि 2 यहां छिपा हुआ है। इतनी बात तो हो गई। अब इसके बाद देखिए क्या करना है कि यहां जो डेटा दिया, जैसे इसमें 2 है अंदर में और इसमें 3 है। ठीक, जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को डिनोट कर रहा है, तो इन्हीं का आप क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम देखिए कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक, और जो एलसीएम आएगा उससे इस किनारे वाले में, जो यानी कि आपका स्क्वायर रूट है, उससे भाग देंगे। तो यहां जो 2 आपको दिख रहा है जिसको मैंने अभी कलर कर दिया, ठीक, उससे इसमें भाग दीजिएगा, और अंदर जो भी डेटा रहे, जैसे इसमें अंदर में 2 है तो 2 के पावर वो वाला लिख दीजिएगा। जैसे इस 2 से अगर भाग दीजिएगा, जिसको अभी मैंने ढक दिया 6 में, तो 3 आएगा, तो इसका पावर आप कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। उसी तरीके से इस वाले 3 से, जिसको मैंने ढक दिया, इससे अगर 6 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 2, और इस 3 के पावर 2 कर दीजिएगा। तो एक बात बताइए कि 2 के पावर क्यू आया और 2 के पावर क्यू आया और 3 का स्क्वायर आया, यही आया ना। तो 2 के पावर 3 कितना लिखेंगे? 8, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो 8 और 9 में कौन बड़ा है? तो जाहिर सी बात है कि 9, और 9 किसको डिनोट कर रहा है? 3√3 को, यानी कि 3 के क्यूब रूट 3 को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि क्यूब रूट 3 जो है वो बड़ा है। और आप इस तरह का कोई भी प्रश्न है तो इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है,
बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 79 की तरफ। 79 प्रश्न जो है वो देखिए यहाँ पे कि a इज इक्वल टू रूट 3/2 हो तो रूट अंडर 1 प्लस ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस ए का मान कितना होगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये वाला डेटा आपसे प्रश्न में पूछा गया, हमने मान लिया कि ये टोटल x के बराबर है। ठीक, क्योंकि इसको थोड़ा लंबा सॉल्यूशन होगा इसका और उसी तरीके से बनाएंगे भी आप। अब हमने मान लिया कि इसका वैल्यू कितना x है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि हमें चाहिए a का वैल्यू यहां से दिया, इसको बनाना है तो कहीं ना कहीं हमको रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। और डायरेक्ट डेटा अगर आप रख के बना रहे होंगे तो इतना ज्यादा रूट हो जाएगा कि बनना संभव ही नहीं है। ठीक, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि इतना बराबर आपने मान लिया x, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो आपको ये टर्म a दिख रहा होगा, ये टर्म b दिख रहा होगा और बीच में प्लस, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे इसको रखा a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab लगा दिया। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये, या उसी x को अगर आप p मान ले तो p स्क्वायर, चलिए मैं p ही मान लेता हूं, जब एक जगह है तो सबको p मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, p स्क्वायर। ठीक, अब यहां से आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये होल स्क्वायर जब होगा तो रूट हट जाएगा, तो इसका रूट हटेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस ए, इसका रूट हटेगा तो क्या आएगा 1 माइनस ए। और ये देखिए कि आप रूट 3 इंटू रूट 2 को डायरेक्ट लिख देते हैं रूट 6। उसी तरीके से इस वाले रूट को और इस वाले रूट को आप डायरेक्ट एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई में ले लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं। और इसको आपने कितना माना है a और इसको माना था आपने b माना था। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए कि इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, ये बात आती है आपके दिमाग में एक बात खटकना चाहिए, और वो क्या खटकना चाहिए कि a प्लस बी ए माइनस बी, या फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर दोनों मल्टीप्लाई हो, ये वाला फॉर्मूला आपने नहीं देखा है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, तो क्या ये ऐसा फॉर्मेट आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक, अब यहां से एक बात आप बताइएगा कि जब ये फॉर्मेट में दिख रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल होगा। ठीक, तो ऐसा होगा, तो यहां से ये चीज आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, जहां यहां मैंने लिख दिया उसको, तो 2ab को अब हमने अंदर वाले चेंज कर दिया इस फॉर्मेट में। अब यहां से देखिए आप कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और a स्क्वायर का a स्क्वायर रहा। ठीक, यहां से मैंने 2 दोनों का कॉमन ले लिया, क्या किया है 2 दोनों का कॉमन ले लिया। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका 2 इसका 2, दोनों 2 यहां बाहर आ गया, यहां भी बाहर आ गया। अब तक आपको बात ये समझ में आ रही होगी, a का वैल्यू हमारे प्रश्न में कितना दिया हुआ था, तो a का वैल्यू हमारे प्रश्न में आप देख रहे हैं रूट 3/2 दिया हुआ होता है। अब यही वाला a का वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया। ठीक है, जब पुट किया रूट 3/2, क्या पुट किया रूट 3/2, तो 1 माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का हो जाएगा 4। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, यहां पे आप देख रहे हैं रूट के अंदर वाला हो जाएगा 1/4, ये 1/4। अब इसको रूट से बाहर निकालेगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और 4 का हो जाता है 2, तो बाहर निकलेगा तो नीचे 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस कैंसिल हो गया, बचा 3 और यही 3 हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताइए कि पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3, पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3, इतना कंफर्म है। अब पी बराबर कितना आ गया रूट 3, और पी किसको आपने माना था, इसी टर्म को आपने पी माना था ना। ठीक, तो पी इसी को माना था और क्वेश्चन में आपसे इसी का वैल्यू भी पूछा गया था, तो पी की जगह पे रूट 3 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया रूट 3 हो गया। बात मुझे लगता है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 80। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि एक विन का दाम 10% वार्षिक दर से घटता है। ठीक, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपए हो तो इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कहा गया, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसका दाम हर साल 10% घट रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई आज एक फोन लिया, उसका दाम हर वर्ष 10% घट रहा है। 3 वर्ष बाद आपके फोन का दाम 47,480 रुपया रह गया। तो आपने फोन कितने पे खरीदा था, तो
ये तो दिया नहीं है प्रश्न में। हमने मान लिया कि मैंने अपना फोन 100 रुपए का खरीदा था, ठीक है, 10% घट रहा है, तो 10% को आप क्या लिखते हैं बाबू, 10% को लिखते हैं 10/100, और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 1/10, यानी 10 रुपए पे 1 रुपया घट रहा है, तो बच कितना जा रहा है, 9 रुपया। कितना बच जा रहा है, 9। तो वही लिखा हमने कि पहले साल जब मेरा दाम घटा होगा तो x का 9/10 आ गया होगा, फिर दूसरे साल भी 9/10, तीसरे साल भी 9/10, और ये कुल किसके बराबर हो गया, 87,480 रुपए के बराबर, 87,480 रुपए के बराबर। 9 से कटाइएगा तो आ जाएगा 9720, फिर 9 से कटाइएगा आ जाएगा 1080, फिर कटेगा आ जाएगा 120, ठीक है। और ये नीचे वाले 10 यूं ही रह जाएंगे, तो ये आके यहाँ पे गुणा हो जाएंगे, और x का मान कितना हो जाएगा, 1,20,000। यानी कि जब आपने फोन खरीदा था या आपकी वस्तु जब आपने क्रय करी थी तो 1,20,000 रुपए का था, जो कि 3 वर्ष बाद 87,480 रुपए का रह गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 81 की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 20% छूट देने पर 60% का लाभ होता है, ठीक है। यदि छूट को 10% और बढ़ा दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा, ठीक। अब देखिए, लिखित मूल्य का मतलब अंकित मूल्य ही होता है, ठीक है। तो आप लिखित मूल्य दे, अंकित मूल्य दे, ज्यादा नहीं घबराएंगे। हमने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए, आप इस तरह के प्रश्न में अपना क्रयमूल्य 100% मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए कि आपका क्रयमूल्य कितना है, 100%। तो आपको पहली बार उस लिखित मूल्य पर छूट देते थे, कितना छूट दिए थे, 20%। उसके बाद भी आपको फायदा हुआ था, कितने प्रतिशत का, 60%। तो आपका क्रयमूल्य है 100%, कितना है, 100%। आपको लाभ हो रहा है 60% का, तो आपका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रयमूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ठीक। तो 160% आपको लाभ रहा होगा, कितना प्रतिशत, 160%। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आंसर हमसे परसेंट में पूछा है, तो हमको डेटा से कोई मतलब ही नहीं होता है, हम आराम से खेल सकते हैं, ठीक। हमें लेकिन अंकित मूल्य नहीं पता है। हमें क्या नहीं पता है, अंकित मूल्य नहीं पता है। लेकिन एक बात हमको जरूर पता है, क्या, कि अंकित मूल्य पर दिया गया छूट विक्रय मूल्य के बराबर होता है। अंकित मूल्य पर जब हम छूट देते हैं, अंकित मूल्य पर हम अगर छूट देते हैं तो उसके बाद जो प्राप्त राशि होती है वही विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, ठीक। इसने अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे दिया, तो अब इसको कितना रुपया आ रहा होगा बेचने पे, तो इसको आ रहा होगा 80% पैसे आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसने अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का छूट दिया, 20% का, यानी कि अंकित मूल्य का कितना पैसा ये ले रहा होगा, 80%, और वही जो खरीद रहा होगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य का 80% बराबर हो जाएगा 160%। कितना हो जाएगा, 160%। जब आप कटाइएगा तो 80 से 160 दो बार में जाएगा, यानी अंकित मूल्य उसका कितना था, 200%। यानी जितने का वो सामान खरीदा था, ठीक है, 100% का, और उसने उस पर दाम कितना लगा दिया था, 200% का। अब देखिए आगे इसी प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि छूट 10% और बढ़ा दिया जाए, ठीक, पहले कितना देता था, 20%, अब कितना दे रहा है, तो 10% और ज्यादा, यानी 30%। कितने पर, तो 200% पर। कितने पर, 200% पर, ठीक है। अब बताइए 200% पे 70% का छूट दे दिया, तो कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट यहां से कीजिएगा, तो 70 से दो बार में कटेगा आपका, ठीक है। और यहां से इसको जब कटाएगा 100 से दो बार में, तो 270 दूना 140, यानी 140 रुपया आपका नया वाला विक्रय मूल्य हो गया, ठीक। क्योंकि अंकित मूल्य पर दिया गया छूट के बाद जो प्राप्त राशि है वो क्या होता है, वही विक्रय मूल्य होता है। तो पहले आपको ध्यान दीजिएगा, पहले आप 160 में देते थे, अब आप 140 में, ठीक है। यानी पहले विक्रय मूल्य 160 होता था, अब 140 हो रहा है। लेकिन हमको खरीदने में कितना पैसा लगा है बाबू, तो हमको खरीदने में सर पैसा लगा है 100%, और हम बेच रहे हैं कितने पे, 140% पे। तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 40%। कितना हो गया, 40%। कितना हो गया, 40%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 82 के तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 पात्र में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 है, और 7:4 के सापेक्ष में दिया गया। इसमें पूछा गया कि सबसे कम मात्रा में दूध किसमें है, सबसे कम मात्रा में
पानी के सापेक्ष में दूध की सबसे कम मात्रा किसमें है? पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किसमें है? ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न। देखिए ये हालांकि मिश्रण में भले ही दिया, लेकिन इसके मिश्रण से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, इस प्रश्न में मिश्रण का कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ एक जगह से है। और वो मतलब क्या है कि इस अगर मोटे तौर पे कहें तो मतलब सिर्फ ये है कि दिए हुए निम्न भिन्नों में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अगर इतना आप बता दे तो आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, हमने आपको भिन्न में बड़ा छोटा देखना बताया है क्या? कि कोई भी दो उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों को उठा लिया, ठीक, तिरछा तिरछे गुणा कराइए, ऊपर में दाम लिखिए, तो 5 और 1 का गुणा कीजिएगा 5 आएगा। ठीक है, 3 और 2 का गुणा कीजिएगा 6 आएगा। 5 और 6 में छोटा कौन है? 5, तो 5 वाले को उठा लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच देखिए, तो 5 और 2 का गुणा कराइएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 3 और 3 का गुणा कराइएगा 9 आ जाएगा। तो 10 और 9 में बड़ा कौन है? तो 10 और 9 में बड़ा है 10, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए इस पे, अब इन दोनों का करा लीजिए, तो 4 तियां 12 हो जाएगा और 2 सते 14 हो जाएगा। तो 14 और 12 में छोटा कौन है? तो 12 छोटा है, इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए। आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 83 नंबर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 83 क्या कह रहा है कि 4 ग्वाला ABC क्रमशः अपनी गाय एक बाग में चराते हैं। ठीक है, 18 गाय 4 माह तथा 25 गाय 2 माह और 28 गाय 5 माह तथा 21 गाय 3 माह चराया गया। ठीक है, कह रहा है कि यदि कुल किराया में से ए 3600 रुपया देता है, यानी कि कुल किराया जितना लगा चारागाह का, उसमें से ए को अपने हिस्सा का 3600 रुपया देना पड़ा, तो चारागाह का कुल पैसा कितना देना पड़ेगा, यानी कि चारागाह के लिए कुल किराया कितना देना पड़ा होगा। ठीक, तो एक बात बताए कि ए ने कितनी गाय चराई, तो ए के पास 18 गाय थी, 4 माह चराया, यानी कि ए रहा टोटल, ये हमने ए को रख दिया। ठीक, और आप भी इस अप्रोच को पकड़िए। अब देखिए ये रहा ए का हिस्सा, और ए इस हिस्से के बदले कितना देता है? 3600 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। टोटल हिस्सा कितना है? तो टोटल हिस्सा यानी सभी जो चराने गए ABCD सबका कितना है? तो 18 गाय थी 4 महीने के लिए, 25 गाय थी 2 महीने के लिए, 28 गाय थी 5 महीने के लिए, 21 गाय थी 3 महीने के लिए। टोटल इतना सबका है। इन टोटल को जोड़ दीजिए। ठीक है, इन टोटल को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। अब बताइए कि अगर एक गाय होती तो 1 महीने का कितना लगता? एक गाय होती तो 1 महीने का लगता 50 रुपए। कितना लगता? 50, क्योंकि आप 72 से 3600 में भाग देके देख लीजिए, आएगा 50, यानी एक गाय होती तो 1 महीने का लगता 50 रुपया। टोटल कितना हो गया? इतनी गायें, या फिर टोटल कितना हो गया? इतना। ठीक है, अब एक का लग रहा है, यानी एक गाय के 1 महीने का लग रहा है 50 रुपया। ठीक है, तो इतनी गाय जो है इनका कुल कितना लगेगा? तो गुणे 50 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16,250 रुपए, यानी इतना उसको पेड करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यहां पे आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, और आप भी इसी अप्रोच से बनाइए। देखिए फ्रैक्शन में तोड़िए, और जितना फ्रैक्शन में तोड़ने से आपका प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 84। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 है कि 4 आदमी तथा 6 महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिला मिलकर इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिला इसे कितना दिन में पूरा करेगी? यही प्रश्न आपका। अब एक बात बताइए, इसमें जब तक हमको पुरुष और महिला दोनों का क्षमता पता नहीं चल जाता, तब तक तो हम इस प्रश्न को बना नहीं पाएंगे। हमने क्या किया कि हमें प्रश्न में एक हिंट दिया हुआ, क्या कि 4 महिला और 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर के जितना काम 8 दिन में करते हैं, उतना ही काम 3 महिला और 7 पुरुष, 3 पुरुष और 7 महिला मिलकर, यहाँ पे पुरुष को मैंने एम से मैन से दिखाया और महिला को वुमन से दिखाया। ठीक है, तो 3 पुरुष और 7 महिला मिलकर उतना ही काम 10 दिन में करते हैं, यानी कि इधर वाला काम बराबर है इधर वाले काम के। इतना तो बात आप भी समझ रहे होंगे। ठीक, अब देखिए इधर इसको मैंने इनके साथ आप आराम से कटा सकते हैं, क्योंकि दोनों कट रहा है और दोनों तरफ बराबर चीज हटे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4:5 में आ गया। ठीक है, ये 10 कटा और ये 8 कटा। तो अब देखिए इधर से एक बात आप ध्यान देंगे कि इसको इसमें गुणा कराया तो 4 का गुणा कराया 4 में तो 16, और 4 का गुणा कराया 6 में तो 24। उसी तरीके से 3 का गुणा कराया 5 में 15, और 5 का गुणा कराया 7 में तो कितना हो गया? 35।
अब यहां से आप पुरुष को एक तरफ कर दीजिए, महिला को एक तरफ कर दीजिए, तो हमने पाया कि एक पुरुष बराबर है 11 महिला के, यानी कि एक पुरुष जितना काम कर सकता है उतना काम 11 महिलाएं मिल करके करती हैं। ठीक है, उतना काम कौन करता है? 11 महिलाएं मिल करके, यानी जहां जहां आप एक पुरुष लिखे हैं वहां वहां 11 महिला लिख सकते हैं, या फिर जहां जहां आप 11 महिला है वहां वहां एक पुरुष को डाल दीजिए। ठीक है, तो भी दोनों बात बराबर है, लेकिन हम इसको महिला में ही बदलेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे प्रश्न में महिला से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि बताइए कि 10 महिलाएं इसी काम को, ये जो टोटल काम है इस काम को 10 महिलाएं कितने दिन में कर देंगी। तो पहले तो हमको टोटल काम निकालना पड़ेगा। अब देखिए टोटल काम चाहे आप ये कहें तो भी सही है, ये कहें तो भी सही है, दोनों में से कोई भी आप मानिएगा वो टोटल काम होगा और वो सही होगा। मैंने इधर वाले को ले लिया है, किसको? इसको ले लिया है मैंने, जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूं। आप इसको भी लेकर के ट्राई करिएगा और देखिएगा सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ कि हमने उसको ले लिया, तो 4 का 4 रखा, एम की जगह पे अब हम क्या रखेंगे? 11 महिला। क्या रखेंगे? 11 महिला। ठीक है, क्योंकि हमको अपने काम को महिलाओं में बदलना है। ठीक है, हमने कर दिया 11 महिला, जहां जहां एम था यहां वहां 11 महिला कर दिया, 11 कर दिया, और 6 महिला पहले से थी 6 कर दिया। 8 दिन में खत्म हो रहा था इसलिए 8 कर दिया, बटे 10 महिला इस काम को खत्म कर रही है इसलिए बटे 10 है। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 40, यानी कि 40 दिन में ये 10 महिलाएं पूरा इस काम को खत्म कर देंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 85 की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में करते हैं। इन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया, इसके बाद बी की जगह सी आ गया। यदि कार्य अगले 4 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बताएं कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेता। पहले तो हमको टोटल काम पता करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न पढ़ते पढ़ते आप भी सोच लीजिए ये करना क्या पड़ेगा, टोटल काम निकालना पड़ेगा। और जब टोटल काम निकालना पड़ेगा तो टोटल काम निकालने का तरीका क्या है कि जो समय दिया उसका एलसीएम निकाल दीजिए, वही टोटल काम है। तो हमें यहां समय दिया हुआ 20 दिन और 15 दिन। ठीक, 20 दिन और 15 दिन, ए को 20 दिन लगता है और बी को 15 दिन, यही हमारा टोटल काम कितना हो गया? 20-15 का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3, यही जो ब्रैकेट में है वो एक दिन का काम है। बी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 4 और 3 7, यानी ए बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये करेंगे 7 काम। कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 दिनों तक ये काम करते हैं। क्या कह रहा है? 6 दिनों तक ये काम करते हैं, तो एक दिन में 7 काम, तो 6 दिन में कितना? 6 से गुणा कर देंगे, यानी 42 काम इन लोगों ने कर लिया 6 दिन में। ठीक है, 42 काम दोनों ने मिलकर कर लिया। अब एक बात बताइए कि टोटल काम है 60, 42 काम कर लिया तो और कितना काम बच गया? 18 काम, क्योंकि घटाइएगा तो 18 होगा। अब एक बात यहां से आप हमें बताएं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की जगह पे आ गया कौन? सी, यानी पहले ए और बी मिलकर के काम कर रहे थे। ध्यान देना, पहले ए और बी मिलकर के काम कर रहे थे, 6 दिन तक काम किए, तो बी की जगह पे कौन जगह ले लिया? सी, यानी आगे अब जो 18 काम बचा हुआ है उसको ए और सी मिलकर के काम करेंगे। हमको सी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ए के बारे में सब कुछ पता है। ठीक, अब एक बात बताइए, आगे कितना दिन और काम चल रहा है ये बात हमको पता है। ठीक, आगे और कितना दिन काम चल रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आगे जो 18 काम है उसको ए और सी मिलकर के 4 दिन में खत्म कर देते हैं। कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 4 दिन में। कौन? ए और सी मिलकर के। एक बात बताइए, सी का तो कुछ पता नहीं है, इन्हीं का पता है कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, तो ए अगले 4 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। तो टोटल काम कितना है बचा हुआ? 18, और 18 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितना काम बचा? 6 काम, यानी 6 काम ये जो किया वो किसने किया? सी ने किया है। और 6 काम को करने में सी को कितना दिन लगा है? तो 4 दिन। कितना दिन लगा है? 4 दिन। सी को 6 काम करने में कितना दिन लगा है? 4 दिन, क्योंकि वो ए के साथ 4 दिन तक काम किया है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 6 काम करने में 4 दिन लगा तो एक दिन में कितना काम? 6 काम करने में 4 दिन लगा तो एक दिन में कितना काम? 6/4, यानी इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 3/2। ठीक है, यानी एक दिन में 3/2 काम करता है। और टोटल काम कितना करना है? 60 काम करना है। टोटल काम कितना करना है? 60 काम, और एक दिन में कितना करता है? 3/2 काम। ठीक है, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी ऐसे लिखा जाएगा 60 × 2/23। ठीक है,
अब जब ऐसा लिखा जाएगा तो 30 से इसको कट 3 से कटाएगा तो ये कितने बार में जाएगा 20 दोनों कितना हो जाएगा 40। यानी सी को अगर ये पूरा काम करना होता तो कितना दिन समय लेता 40 दिन। उम्मीद करते हैं ये बात आप बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 86 की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी तरह भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता का मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो प्रत्येक बाल्टी की धारिता होती है 13.5 लीटर की। तो 9 लीटर धारिता वाले कितनी बाल्टी से यह पूरी तरह टंकी भर जाएगी? तो हमको पहले तो टंकी का टोटल आयतन निकालना होगा। एक बात बताइए कि टंकी का टोटल आयतन कितना है, ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी जाता है और उस तरह से 12 बाल्टी अगर पानी डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, टंकी पूरी तरह से भर जाती है। यानी कि टंकी में टोटल पानी कितना आएगा, तो 12 गुणे 13.5 आएगा। और कह रहा है कि अगर 9 लीटर वाली बाल्टी होती तो कितना बार बाल्टी से पानी डालना पड़ता, तो टोटल इतना पानी डालना पड़ेगा। एक बार में 9 लीटर डाल रहे हैं तो कितनी बार डालना पड़ेगा, भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर 18 बार। यानी 18 बार आपको डालना पड़ेगा पानी। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 87 की तरफ। अगला प्रश्न है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 7.1/5 सेकंड में पार कर जाती है। कितना? 7.1/5 सेकंड में पार कर जाती है। पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी रेलगाड़ी किसी को पार करती है तो उस स्थिति में दो बात होती है कि रेलगाड़ी की लंबाई खुद की होती है अपनी, प्लस में जिसको पार करती है उसकी भी लंबाई लिखना पड़ता है और वही टोटल दूरी हो जाता है। लेकिन अगर वो पार कर रही हो किसी पोल यानी खंभा को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, किसी टावर को, तो उसकी लंबाई नहीं मानी जाती, वो 0 मानी जाती है। लेकिन अगर वो किसी ट्रेन को पार कर रही हो, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही हो, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, तो दोनों की लंबाई ऐड की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेन है वो व्यक्ति को पार कर रही है तो उसकी दूरी अपनी आप की दूरी हो जाएगी, यानी ट्रेन की दूरी ही टोटल दूरी हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर, तो 100 ऊपर लिख दिया हमने बटे। अब देखिए दूरी बटे चाल बराबर समय होता है ना जी, और समय हमको दिया हुआ है इतना, तो चाल कितना है, तो दूरी तो हमारे पास पता है 100 मीटर में, लेकिन और चाल जो हमें दिया वो किलोमीटर में दिया हुआ है। हमने मान लिया कि x किलोमीटर है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये टोटल हमने जोड़ा, क्यों जोड़ा? इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और पहले से भी आपको पता है कि जब आपके तरफ कोई आ रहा हो और आप भी उसकी तरफ जा रहे हो तो जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, जबकि आप जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में वो भी जा रहा है तो आप देरी से आप दोनों का मुलाकात होगा, क्योंकि वो भी आगे बढ़ता जाएगा, आप भी बढ़ते जाएंगे। तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो चाल घटा दिया जाता है एक दूसरे से, और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो चाल जोड़ दिया जाता है एक दूसरे से। इतना बात आपको पता है। अब देखिए ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर दिए। ये जो दिया हुआ वो समय दिया हुआ 7.1/5 को कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 और 1 36/5 हो जाएगा। ठीक, यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये नीचे का 18 ऊपर चला आएगा, यहाँ वही ऊपर आ गया। ठीक है, 18 से 36 गया 2 बार में, 5 से 5 कैंसिल, x इधर गया। ठीक है, और आ जाएगा आपका कितना, x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 45 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी थी, 45 मीटर प्रति सेकंड की थी। ऑप्शन में 45 किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया, थोड़ा सा सतर्क रह के बनाइएगा, नहीं तो बना के भी आप गलत कर लेंगे। अगला प्रश्न है किसी धन पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 120 रुपए और 129 रुपए, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? थोड़ा सा इस प्रश्न को भी समझिएगा तो देखिए कितना जल्दी बनेगा, मतलब टाइम ही नहीं लेगा। ठीक, कैसे, जरा सा ध्यान दीजिए कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए है और मैंने आपको पहले ही बताया कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है। तो 2 वर्ष में अगर साधारण ब्याज 120 रुपया गया होगा तो पहले वर्ष 60 रुपया लगा होगा और दूसरे वर्ष 60 रुपया लगा हुआ, तभी तो जुड़ के 120 रुपया हुआ। इतना आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 129 रुपया हो गया होगा, कितना, 129 रुपया। अब एक बात यहां से आप समझिए कैसे, आपको मैंने पहले भी बताया है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपया, तो दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना रहा होगा,
60 रुपया। लेकिन ये अगले 2 वर्षों में हो जाता है ये 120 रुपया, यानी दूसरा वर्ष पे इसमें कितना बढ़ा 60 रुपया। लेकिन ये हो जाता है 129 रुपया, तो दूसरे वर्ष में कितना हो गया 69 रुपया। अब ये 69 रुपया बढ़ा कैसे? बढ़ना, अगर ये साधारण ब्याज होता तब तो 60 रुपया बढ़ता। तो हमने आपको एक बात और भी बताया कि देखिए होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी इस 60 रुपए पे ब्याज लगा होगा, इसी वजह से ये 60 बढ़ के 69 हो गया। तो एक बात बताइए कि 60 रुपए पे ब्याज कितना लगा है? तो 9 रुपया लगा है, क्योंकि बढ़ोतरी कितने की हुई है 9 रुपए ज्यादा की हुई है। तो अब एक बात आप बताएं मुझे कि 60 रुपए पे 9 रुपया ब्याज लगा, 60 रुपए पे 9 रुपए का ब्याज लग गया, तो कितना % है? तो आप तो इतना तो निकाल सकते हैं कि 9 रुपया बटे 60 रुपया, क्योंकि 60 रुपए पे 9 रुपए का ब्याज लगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100, ठीक है, कटाइएगा तो आ जाएगा 15% उत्तर। ये सबसे बेहतर अप्रोच होगा। आप हो सकता है कि फॉर्मूला जानते हो सकता है कि कोई नया तरीका जानते हो, लेकिन ये बेहतर अप्रोच है विद इन सेकेंड करने का, और आप इस समय या तो एग्जाम देने वाले हैं या फिर कुछ दिनों में देंगे, ठीक है। तो आपके लिए ऐसे अप्रोच बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 89। अगले प्रश्न में दिया हुआ है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके परिधि में कितने का वृद्धि होगा? अगर ये आप रटे होंगे तब तो आपने बना ही लिया होगा, ठीक, कि अगर त्रिज्या में वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, लेकिन परिधि में कोई वृद्धि नहीं होगा। लेकिन इसको लॉजिकली आप समझ भी लीजिए। अब वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है। तो पहली बार में जब वृद्धि नहीं हुई होगी तो 2πr1 मैंने मान लिया, और दूसरी बार जब वृद्धि हो गई तो हमने मान लिया 2πr2। अब एक बात बताइए 50% को हम क्या लिख सकते हैं? तो 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी पहले रहा होगा 2, पहले रहा होगा क्या 2। हम पहले भी आपसे कहते आए हैं कि देखिए आप फ्रैक्शन में जो नीचे वाला होता है वही ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो पहले रहा होगा 2 और उसमें वृद्धि कितने की हो जाएगी 1 की, यानी कि अब बढ़ के कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो पहले बार त्रिज्या रहा होगा 2, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 50% की वृद्धि हुई है। तो 2π तो दोनों में कॉमन है, तो 2π थोड़ी बढ़ेगा, और वैसे भी कांस्टेंट चीजें नहीं बढ़ती हैं, ठीक है। 2π कैंसिल हो गया, यानी कि 2π कैंसिल हो गया, यानी पहली बार अगर त्रिज्या रहा होगा वृत्त का 2 तो अब बढ़ के हो गया 3। अब एक बात बताइए 2 था बढ़ के हो गया 3, तो कितने की वृद्धि हुई है 1 की। 1 की वृद्धि किस पे हुई है? तो पहले वाले पे ही ना वृद्धि होगी जी। तो पहले वाले पे यानी पहले कितना था 2, तो 2 पर 1 की वृद्धि हुई, तो 1/2 गुणा 100 बराबर 50%, यानी कि पहले भी त्रिज्या उतना, यानी कि जितने प्रतिशत में त्रिज्या में बढ़ाया जाएगा, यानी कि त्रिज्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उतने ही प्रतिशत का परिधि में भी वृद्धि होगा, उतने ही प्रतिशत का परिधि में भी वृद्धि होगा। यानी 50% त्रिज्या बढ़ाएंगे तो 50% परिधि भी बढ़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल में ये चीज नहीं होगा, क्षेत्रफल में r नहीं रहता, r² हो जाता है। और यही वजह है बाबू, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो, कि r² हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपका क्षेत्रफल ही यहाँ पे देता, तो क्षेत्रफल देता अगर, तो नीचे वाला 2 था, 2 का स्क्वायर आप लिख लेते यहाँ से 4, क्योंकि πr² में पाई तो कैंसिल, r², तो 2 का स्क्वायर 4 लिख लेते। लेकिन अगला 1 बढ़ता तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता 9, तो 4 से बढ़ के हो गया 9, यानी कितने की वृद्धि हुई 5 की। कितने पे 4 पे, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर देते, तो 4 से ये कटता, ठीक है। कितनी बार में 25, तो कितना हो जाता 125, यानी पहले था कितना 100 तो क्या हो जाता 125 हो जाता। यानी कि अगर आप त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे थे, त्रिज्या में आप 50% की वृद्धि कर रहे थे, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है 125% की। तो क्षेत्रफल अलग होता है और परिधि अलग होता है, दोनों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है तथा विकर्ण 26 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज है हमारे पास जिसका परिमाप 60 है, यानी परिमाप क्या होता है? तो टोटल जो बाउंड्री का लाइन होता है उसको अगर ऐड कीजिएगा तो परिमाप होता है, ठीक। जैसे ABC ये बाउंड्री पे घूम गए तो ये परिमाप है, ठीक। इसमें से विकर्ण या कर्ण जो भी कहें, ठीक, ये कर्ण दिया हुआ है 26, ठीक। अब बताइए कि 60 में से 26 घट गया तो बचा कितना 34, यानी इसको और इसको जोड़ने पे आना चाहिए 34। इसमें से कोई भी कितना भी हो सकता है,
लेकिन जैसे ही समकोण त्रिभुज कह दिया तो एक बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए और करना ही चाहिए, ठीक, कि कहीं पाइथागोरस का कोई ट्रिपलेट तो नहीं सेट हो रहा, ठीक। तो आप एक बात अगर आपको याद होगा, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आपको क्या डेटा दिया, एक बात याद दिया होगा तो ये याद होगा, ये अगर 13 होता है तो इसमें से कोई या तो ये 5 हो जाए तो ये 12 हो जाएगा, या फिर ये 5 हो जाए तो ये 12 हो जाएगा, कोई एक 12 कोई एक 5 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक उसी तरीके से जरा सा दिमाग लगाइए, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 का गुणा कर दिए, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दिए और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दिए, तो क्या अब गुणा करने के बाद ये 26 हो गया, ये 10 हो गया और ये 24 हो गया, क्या इन दोनों को जोड़ने पे 34 आ रहा है? आ रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमसे प्रश्न में इनडायरेक्ट में ही पूछ दिया है कि ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, अब हमको इनडायरेक्ट में ही सही हमें ऊंचाई और आधार दोनों मिल गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 किसी को आधार मान सकते हैं, किसी को ऊंचाई मान सकते हैं। हम ये नहीं करें यही 10 होगा फिक्स है और ये 24 होगा, ये 24 भी 10 मान लीजिए, इसको भी 24 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 91 की तरफ। कह रहा है कि निजी सेवा से, क्या कह रहा है? निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों का औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगनी हो तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात कितना होगा? अब देखिए, ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन होगा भी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आपने देखा होगा कि निजी सेवा वाले में 25 डिग्री दिखा रहा है। ठीक, डिग्री का ग्राफ है, टोटल 360 जोड़िएगा तो आ रहा है, तो 25 दिखा रहा है निजी सेवा वाले में, और परिवहन वाले में 40 डिग्री दिखा रहा है। ठीक, 40 डिग्री दिखा रहा है। लेकिन प्रश्न में देखिए क्या कहा है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। कहा है कि अगर निजी सेवा को दुगना कर दें, क्या कर दें? निजी सेवा को दुगना कर दें। ठीक है, निजी सेवा को दुगना कर दें, औसत है परिवहन है तो दुगनी हो तो व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात। अब कह रहा है कि निजी सेवा को दुगना कर दिया जाए, तो मैंने निजी सेवा 25 दिया हुआ है, मैंने उसको दुगना कर दिया। ठीक है, इसको किसका दुगना किया? तो नीचे वाले को रख लिया x। ठीक है, इसको रख लिया x, तो इसको कर दिया 2x ऊपर वाले को। ठीक, अब आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा अनुपात 5:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 92 दे रहा है कि यदि निजी सेवा में लगे व्यक्ति की संख्या 2160 हो तो परिवहन में लगे व्यक्ति की संख्या का 1/3 कितना होगा? ठीक है, कह रहा है कि निजी सेवा में, क्या कह रहा है? निजी सेवा में लगे व्यक्ति की संख्या कितना दिया हुआ है? 2160, और निजी सेवा में कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री। तो 25 डिग्री बराबर कितने के? 2160 के, यानी 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 1 डिग्री, तो इधर बटे में कर देंगे। ठीक है, तो 2160 बटे 25 कितना? 2160 बटे 25। तो पूछ रहा है क्या हमसे? पूछ रहा है हमसे कि परिवहन में लगे व्यक्ति की संख्या का 1/3 कितना होगा? तो परिवहन में लगे व्यक्ति की संख्या, परिवहन में लगे व्यक्ति की संख्या, परिवहन में लगे व्यक्ति की संख्या, यानी परिवहन कितना डिग्री है? 40 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान हमको पता है, तो 40 से गुणा कर देंगे और उसका 1/3 निकाल देंगे। उसका क्या निकाल देंगे? 1/3, तो आ जाएगा कितना? 1152, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। प्रश्न संख्या 93 मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप लोग इसे देखते तो बहुत हैं, क्योंकि वो चीज मुझे पता चल जाता है। ठीक, लेकिन आप लोगों को फायदा कितना हो रहा है इसका पता तब चलेगा जब आप कमेंट कर पाएंगे। ठीक, तो कमेंट में इस प्रश्न का जवाब आप हमें देंगे। प्रश्न है कि यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए तथा अगले वर्ष वाणिज्य में मजदूरों की संख्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उस वर्ष पाई चार्ट में वाणिज्य के समीपवर्ती केंद्रीय कोण कितना होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है 120, 125, 130, 135। अगला प्रश्न है 94। अगला प्रश्न 94 क्या दिया हुआ है? यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगना हो तो इन व्यवसायों में औसत आय का अनुपात कितना होगा? ठीक है, औसत आय का अनुपात कितना होगा? हमें पहले से पता है क्या? क्या पता है आपको? आपको पता है कि 25 डिग्री 2160 के बराबर दिया हुआ था। 25 डिग्री 2160 के बराबर दिया हुआ था, आपने ऊपर में देखा। अब देखिए, आपसे पूछा है क्या? तो आपसे पूछा है प्रश्न में
वाणिज्य, और वाणिज्य को कितना डिग्री दिया, 115 डिग्री। कितना डिग्री, 115। तो 1 डिग्री का मान हमें पता है, तो 115 का गुणा कर देंगे। ठीक उसी तरीके से आगे क्या बोल रहा है प्रश्न में, तो आगे बोल रहा है कि परिवहन कितना दिया हुआ था, तो परिवहन दिया हुआ है प्रश्न में 40 डिग्री, और 1 डिग्री का मान कितना है, 2160/x। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगना हो, परिवहन से प्राप्त आय का दुगना हो, तो ऊपर हम कर देंगे 2x। ठीक है, और किसका, परिवहन का दुगना हो, तो परिवहन को कर देंगे x। क्लियर है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x से x कट जाएगा, 2 ऊपर बच जाएगा, टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 16:23, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस हैं वो आप बना लेते होंगे। ठीक, अगर इसके बावजूद भी नहीं बनता है तो आपको जरूरत है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, और उसे आप कीजिए, और उसमें मेरा जो सहायता हो सकता है वो आराम से लीजिए। अगले प्रश्न संख्या 95 की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम पर लगे, तो कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम पर लगे। ठीक है, निर्माण में, तो निर्माण का डिग्री कितना दिया है, 85 डिग्री। कितना दिया है, 85, और टोटल कितना है, 360, यानी 360 डिग्री में 85 डिग्री लगे हैं किस पे, निर्माण पे। और हमें इसको बदलना परसेंट में, तो परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा, वही हमने यहाँ पे करा। ठीक है, तो 85/360 गुणे 100 आ जाएगा आपका आंसर इतना। या फिर एक तरीका हमने और भी आपको बताया था, क्या कि अगर 1 डिग्री को परसेंट में बदलना हो तो आप ये जितना भी डिग्री दिया हुआ है, जैसे देखिए इस प्रश्न को और भी आसानी से बना सकते हैं। कैसे, 85/3.6 कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा कुछ करने का। कैसे, क्योंकि ध्यान दीजिए यहां पे मैं आपको वो चीज शेयर कर देता हूं आपसे कि 100% बराबर कितने को हो जाता है, 360 डिग्री के, अगर गोला वाला चार्ट दिया हो तो। ठीक, तो 1% कितने के बराबर हो गया, 3.6 डिग्री के। अब देखिए 1% अगर लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे, 3.6 डिग्री, यानी परसेंट में दिया और डिग्री में बदलना है, 3.6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ठीक उल्टा, अगर डिग्री में दिया हुआ है परसेंट में बदलना है तो यहां अब देखिए वही चीज अगर आगे आप बढ़ते तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/3.6%। ठीक, तो ये बात आप समझ रहे होंगे। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96 की तरफ। प्रश्न संख्या 96 है, ये हमको लगता है रीजनिंग का प्रश्न है। 18, 21, 16, 23, 12, 25 है। एक एक गैप करके देखिए, जैसे 18 से 2 घटा है तो 16 है, उसी तरीके से 21 से 2 बढ़ा है 23 है, 16 से 4 घटा है। ठीक, तो 16 से 4 घटा है 12 है, 23 से 4 बढ़ा है, 23 से 2 बढ़ा है 25 है, उसी तरीके से फिर घटाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2 घटा और फिर 4 घटा। तो इसका आंसर आप बना लिए होंगे। ठीक, इसका आंसर यहां 10 नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर मेरे ख्याल से 8 होना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 97 की तरफ। अगला प्रश्न है 8 + 9 - 6 गुणे 2 भागा 3 गुणा 1/3 गुणा 3 भागा 4 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, में से 18 घटाने पर, यानी इसमें से 18 घटाने पे, इसमें से क्या, इसमें से 18 घटाने पे, तो इसमें से मैंने 18 घटा दिया। फिर कहा कि इसके बाद जब 18 घट गया तो इसके बाद 1 जोड़ने पर मैंने 1 जोड़ भी दिया। फिर कहा कि जोड़ करके जब 3 घटाया जाए, 3 घटा भी दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि उस टोटल को 3 से भाग दे दिया जाए, इस टोटल को 3 से भाग दे दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाए, 3 से भाग दे दिया जाए, तो प्राप्त उत्तर कितना होगा। मैंने इस फॉर्मेट को तैयार कर दिया। आप इसका 2 काम कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं बने तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, अगर बन जाए तो नीचे इसी पे कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर इतना आ रहा था। ठीक है, वो क्या होता है ना कि जब आप कोई क्वेश्चन खुद सॉल्व करते हैं तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ये कि मुझे लगता है कि नहीं मेरे बताए हुए चीज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 100। ठीक, कि 4 + 6 + 4 प्लस ऐसे ही डेटा दिए हुए हैं। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए कि इतना ये दिया हुआ है, यहाँ होल स्क्वायर दिया, इसको यहाँ पे तोड़िएगा तो 18.4 आएगा, टोटल जोड़िएगा 83.09 आपका आंसर आएगा। और ये था आज का आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसमें से कहीं भी आपको दिक्कत हो तो मैंने आपको अपना नंबर छोड़ रखा है, उस पर बताइएगा। अगर जो प्रश्न हमने दिए हैं वो आपसे बन जाए तो उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले सॉल्यूशन में, तब तक के लिए जय हिंद।